ठीक। तो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे नीट यूजी की क्लास है और कौन आपको गाइड कर रहा है, पहले उसके विषय में भी आपको मालूम होना चाहिए। कि अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि सर नीट क्या होता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नीट, व्हाट इज नीट, नीट क्या है, नीट क्या है, नीट क्या है, लखनऊ गाइड है, नीट क्या है बताइए, व्हाट इज द बताते जाए, पहले नहीं समझना, क्योंकि पहले चीज हम लोग, पहला स्टेप तो ये, जिस स्टेप पे हम लोग काम कर रहे हैं पहले वो फॉर्मेट क्या है। देखिए यहाँ एन क्या क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है, इस ई का क्या मतलब है, इस ई का क्या, एन मतलब नेशनल, इस ई का मतलब एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस। ठीक, ये हमारा, हम लोग यहाँ पे जो नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट यूजी का मतलब क्या, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का मतलब है कि जिसकी एलिजिबिलिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, 12th या उसके इक्विवेलेंट होती है। आपने सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब बराबर। तो इक्विवेलेंट का मतलब सभी लोग समझते हैं बराबर होती है, तो मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि कुछ लोग बीच में हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा करने लगा, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, तो दिस डिप्लोमा कोर्सेज के ट्रीटेड एज ए 12th इक्विवेलेंट। हर वह बच्चा जिसने फिजिक्स, हर वह बच्चा जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले रखी है, पीसीबी, जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रखी है, हर वह बच्चा जिसने क्या ले रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आइदर ऑप्शनल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेन सब्जेक्ट के रूप में ली, उसने अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी बायोलॉजी होना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना कंपलसरी, जिसमें क्योंकि बायोलॉजी बहुत से बच्चे, मैंने आपने देखा होगा कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी भी लेते हैं ऑप्शनल। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या कि वो बच्चा एलिजिबल है, वो बच्चा इसमें एलिजिबल है जो क्या करता है, जिसके पास क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, आइदर रेगुलर सब्जेक्ट और आइदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो हमारी नीट की परीक्षा में भाग देगा। पहली कंडीशन, क्या सर मेरे बड़े भाई 42 साल के हैं, वो भी क्या भाग ले लेंगे, मेरे दादाजी भी नीट की तैयारी करना चाहते हैं, क्या वो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एज लिमिट क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भाई तो सबसे पहले लिखा होगा, सर एज लिमिट क्या है उसमें। क्योंकि देखिए हम एज लिमिट के फैक्टर में इसलिए बात कर रहे हैं कि एज लिमिट के फैक्टर के क्राइटेरिया में कुछ संशोधन, जिस संशोधन के विषय में आप लोगों को जानकारी थोड़ी सी कम है। देखिए ठीक, एज लिमिट की देखो दो होती है, एक मिनिमम एज कितनी होगी, मिन एज कितनी होगी, और उसकी मैक्स एज क्या होगी, मैक्सिमम एज क्या होगी। पहले हम लोग बात करेंगे उसकी भाई मिनिमम एज सर जी क्या होगी, और सर जी इसकी मैक्सिमम एज क्या होगी भाई। क्यों भाई, सर इसकी मिनिमम एज क्या होगी, तुरंत एक विज्ञान ने कहा सर इसकी तो मिनिमम एज 17 साल है। हमने कहा 17 साल कैसे काउंट करेंगे, ये भी तो कब से कब तक 17 साल, तो उसमें कहा गया कि 31 दिसंबर, सर 31 दिसंबर कौन सा सन भाई, 31 दिसंबर कौन सा सन, तो हम कहेंगे जिस सन में तुम पेपर देने जा रहे हो उस सन, जैसे आप 2021 का पेपर देने जा रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2021 में आपकी एज क्या होना चाहिए, 17 साल होना चाहिए। अगर आप 20 में भाई आगे ही देगा पेपर, पीछे लौट के बोलते कोई पेपर देगा भाई, पेपर तो 21 में देगा, या तो अगर कोई जो बच्चा 22 में पेपर देना चाहता है तो उसकी क्या होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2022 को
उसकी एज क्या हो जानी चाहिए? 17 साल हो जानी चाहिए। उससे कम अगर उसकी एज आ रही है तो वह नीट की परीक्षा में नहीं बैठ सकता। ये तो बात थी मिनिमम एज की। मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया के विषय में कुछ ज्ञान है? देखिए बिल्कुल कुछ बच्चों ने बिल्कुल सीखा है। देखिए अब इसका नया इंप्लीमेंट सभी बच्चों के दिमाग में होंगे 25 इयर्स का भी बच्चा ही दे सकता है। गलत। आज की डेट 2020 में के जो पार्टिसिपेट करेंगे, एक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया। आपने देखा होगा कि बड़े डॉक्टर की कोरोना में बड़े डॉक्टरों की जो है किल्लत महसूस हुई, तो उसने कहा भाई इस देश को डॉक्टर की बहुत जरूरत समझ में आ रही है। भाई इस देश को डॉक्टरों की जरूरत बहुत है। ये हाई कोर्ट दिल्ली का फैसला है। उसने कहा कि इस ईयर वो सारे बच्चे बैठ सकते हैं जिनकी एजुकेशन क्या है 10+2 और इक्वलेंट है। क्या है? 12वीं पास है या इक्वलेंट का मतलब तो मैंने समझाया ना आपको। इक्वलेंट मतलब जो भी डिप्लोमा कोर्स भी लिया वो भी एलिजिबल है। ओके, तो इसका मतलब यहां पे अभी मैक्सिमम एज इस अभी तक जब तक, अब देखिए अगर कोई फैसला हाई कोर्ट से आता है तो उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। आप लोग समझदार बच्चे हैं, मालूम होगा। तो कहा गया है इसमें स्टेटमेंट में, ये लिखा गया है जब तक किसी भी बड़ी अदालत तक फैसला नहीं आता तब तक ये चीज अप्लीकेबल। तो भाई इस साल तो अप्लीकेबल है, अगले साल का पता नहीं है। इस साल का अगर आपका भाई कोई 26 साल 27 साल 28 साल 30 साल का भी होगा तो भी वो नीट का पेपर दे सकता है। पहले आप इस चीज को अपने दिमाग से इस साल के लिए हटा दीजिए। देखिए कंफ्यूजन क्लियर हुआ? आप कहेंगे हाँ सर ये तो बड़ा परफेक्ट कंफ्यूजन क्लियर हुआ, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम एज वाला कंफ्यूजन बहुत है। क्लियर मेरी बात समझ में आया बेटा? क्लियर हुई मेरी बात? दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग के सामने एज लिमिट की बात की। हम लोगों ने एज लिमिट की बात की, एज लिमिट की बात समझ में आई? हाँ सर बात तो एज लिमिट की हमको समझ में आई, इसमें हमको बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरी एक समस्या जो हम लोग के सामने खड़ी है, आजकल हमारे पास फेसबुक है, हम लोग टेक्नोलॉजी की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। व्हाट्सएप भी है, फेसबुक है और क्या क्या चीजें, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है ना। तमाम चीजें सोशल साइट्स में तमाम चीजें नई कुछ हैं और कुछ नई आ रही हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हम लोगों को एग्जैक्ट जानकारियां भी मिलती हैं और हम लोगों को कुछ फेक नॉलेज भी मिलती है। जैसे मैं सेंटर में गया, मैं अपने दूसरे सेंटर पे गया टहलते हुए बॉम्बे सेंटर में, तो कुछ बच्चों ने मुझे एक्सक्यूज मी डायरेक्टर सर, हमने कहा हाँ बताएं। तो उन्होंने कहा सर मैंने सुना है, मेरे देखिए उसने हमको एक व्हाट्सएप का मैसेज दिखाया कि सर इस बार कोरोना में लग रहा 30% सिलेबस तक कम हो गया है। नहीं भाई 30%, अरे कहेंगे हाँ ये तो हम लोग भी सोच रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे दिमाग में होगा हाँ बात तो यार हम भी सोच रहे हैं। और पता नहीं कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हर बच्चे ने अलग अलग टाइप के, भाई हमारे ऑल इंडिया कई सेंटर्स हैं, हर सेंटर में गया तो हर सेंटर के बच्चों की क्वेरी अलग अलग है। एक चीज याद है, कभी भी कोई इंफॉर्मेशन आए कहीं सर हम उसको क्रॉस चेक कैसे करें कि वो इंफॉर्मेशन एथेंटिक है कि अनएथेंटिक, मतलब ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल, मतलब र्यूमर है कि सही न्यूज़। उसके लिए एक वेबसाइट याद रखिएगा हमेशा इस चीज को क्रॉस करने के लिए, www. कौन कराता है एग्जामिनेशन? NTA। किस चीज का एग्जामिनेशन देख रहे हो? नीट का ये इसमें टाइम टू टाइम नोटिसें आती रहती है इस वेबसाइट पे, और टाइम टू टाइम नोटिसें बदलती रहती है।
मतलब ये आपको अगर वेबसाइट आप लोग नोट कर लीजिए इस वेबसाइट को, कभी भी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन न्यूज आती है कि आपको कंफ्यूज करती है जबरदस्ती, तो आप अगर कोई भी तरह का व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में या किसी तरह का कोई मैसेज है तो उस मैसेज को क्रॉस चेक करने के लिए आपको तुरंत इस वेबसाइट पे करना, उस पर देखिएगा कहीं कोई लेटेस्ट नोटिस तो नहीं दे रखी है। अगर उस तरह की जो वायरल न्यूज है, जो हमारी क्या है वायरल न्यूज है, अगर वो वायरल न्यूज उसके अंदर उपस्थित नोटिस में है तो ये वो सही है, अदरवाइज वो गलत है, वो यहाँ बात सर इस चीज से तो हम लोग बड़े परेशान थे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे मन में उठते थे। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए भाई? अब इतनी बातें मेरी आई होप दैट भी आपको समझ में आ गई। दूसरी बात कहेंगे सर आपने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने कहा हर वो बच्चा जिसके पास 12th पास हो और क्या हो या उसके पास इक्विवेलेंट डिग्री हो सभी दे सकता है। सर मेरा एक भाई और जिसके 36% नंबर है, क्या वो भाग ले लेगा? क्या है इस परसेंटेज क्राइटेरिया? क्या है जर्नल के परसेंटेज क्राइटेरिया? क्या है 50%। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45%, ठीक है ना? SC ST OBC कितना है? पहली बात, ठीक है ना? तो परसेंटेज का कंफ्यूजन होता रहता है, अलग अलग टाइप का कंफ्यूजन। अब अगर हमारी किसी न्यूज में आपको एथनिसिटी लगे तो आप वेबसाइट पे जाके उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन की स्थिति आपको बने तो आपको लगेगा कि नहीं सर ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। दूसरी, एक तो ये फैक्टर कंफ्यूज करता है, कहेगा सर हम लोग सर एम्स का पेपर देते थे सर, हम जिपमर का भी पेपर देते थे। अभी तक क्या होता था, अभी तो प्रीवियस ईयर में नीट की परीक्षा अलग होती है, नीट यूजी की परीक्षा क्या होती है अलग होती है, और ये नीट यूजी की परीक्षा अलग होती थी, एम्स की परीक्षा अलग होती थी और जिपमर की परीक्षा अलग होती थी, सभी बच्चों को मालूम होगा। लेकिन अब इस साल से ये जो है ये दोनों सेगमेंट भी इसी में क्या हो गया है, मर्ज हो गया है। इसका मतलब वन नेशन आज की डेट में ये कहा जाता है, जैसे होता है ना कि बड़ा ह्यूमन चल रहा है, वन नेशन वन टैक्स, बहुत तेजी से बढ़ा था, ठीक है ना? उसको डिफरेंट नाम दिया गया था, जिसको हम लोगों ने जीएसटी लास्ट में फाइनली कहा कि वो जीएसटी कहलाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या हुआ कि वन नेशन वन टेस्ट, तो मेडिकल का क्या होगा, सिर्फ एक ही टेस्ट कब होगा, उसमें आपको कोई अलग अलग फॉर्म डालने की जरूरत नहीं है। अब कहेंगे सर बहुत से बच्चों को थोड़ी सी सर स्टेट एंट्रेंस भी तो होता था, स्टेट मेडिकल कॉलेज भी तो होते थे कि भाई यूपी गवर्नमेंट अपना कराती थी सर, एमपी गवर्नमेंट सर अपना कराती थी, मेघालय गवर्नमेंट अपना कराती थी सर, अलग अलग स्टेट भी तो कराते थे। उनका क्या क्राइटेरिया है सर, क्या उसके लिए क्या स्टेट का अलग अलग टेस्ट को देना पड़ेगा? हमने कहा नहीं, अभी हमने बताया वन नेशन वन टेस्ट, वन नेशन वन टेस्ट नीट के लिए। अब कहिए सर उसमें क्या क्राइटेरिया किया गया है? आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा और देखा भी होगा, लिखता है सेंटेंस 50% ऑल इंडिया कोटा, 15% ऑल इंडिया कोटा लिखता है ना। अगर आप लोगों को पास देखिए ऐसे ऐसे मुद्दे में हम आपको बात कर रहे हैं जिस मुद्दे में कंफ्यूजन रहता है, थोड़े से अवेयर बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अवेयर नहीं है उनके बाद भी, क्योंकि अगर हम जिस टारगेट एग्जामिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं उसकी कंप्लीट जानकारी भी तो होनी चाहिए, ठीक है? अगर हम बंदूक चलाना सीख रहे हैं तो उस बंदूक में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं तो उसका रिपेयर करना भी तो आना चाहिए, तभी तो निशाना सटीक लगेगा, नहीं तो निशाना कैसे सटीक लगेगा? बोले भाई निशाना क्या सटीक लग पाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं लग पाएगा, उसी की हम लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं। ओके, हम लोगों को क्या
50% ऑल इंडिया कोटा, 50% ऑल इंडिया कोटा, ये हम लोग बात करते हैं। ये क्या मतलब होता है 15% ऑल इंडिया कोटा क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50% ऑल इंडिया, 15% ऑल इंडिया कोटा का क्या मतलब होता है? देखो समझो, ठीक है ना। हम लोगों की दो रैंकें बनती हैं, एक स्टेट लेवल पे और एक ऑल इंडिया लेवल पे। कहीं सर ये क्यों बनती है? भाई हर स्टेट अपने स्टेट का विकास चाहेगा। भाई अगर आपका घर का मुखिया होगा, वो अपने पहले कहेगा हम पहले अपने घर का भला करेंगे और उसके बाद हम पड़ोसी के विषय में सोचेंगे, अपने शहर के विषय में सोचेंगे, अपने प्रदेश के विषय में सोचेंगे और अपने देश के विषय में सोचेंगे। तो भाई मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का होता है, हर मुख्यमंत्री को अपने स्टेट को डेवलप करने की पूरी जिम्मेदारी उस स्टेट के पास होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से मेडिकल कॉलेज होते हैं जो स्टेट के द्वारा फाइनेंस हो रहे हो, तो कहेगा भाई मुझे अपने उसमें उन्हीं बच्चों को चाहता हूं जो स्टेट हमारे हैं में, कि जो हमारे हम जो उनको सुविधाएं दे रहे हैं, मुफ्त में जमीन दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर चीज़ों को नॉमिनल रेट पे दे रखा है, हर चीज़ों को हमने, तो हमको अपने स्टेट के प्रतिभा का पहले भला करना। तो कहने की सबसे पहले उसने क्या कहा कि भाई हमको स्टेट, देखिए हमने उसने कहा ठीक है भैया हम आपको 15% अपनी सीट में से दे देंगे जिससे आप देश का भला कीजिए, लेकिन जो 85% बचेगा, जो 85% बचेगा उससे हम प्रदेश का भला करेंगे। इसका मतलब अगर 100 सीटें अगर यूपी में अगर आप मान लें तो 25 सीटें उन नागरिकों को दी जाएंगी जो इस प्रदेश के रहने वाले हैं और 15 सीटें सभी लोग भैया जिसको जरूरत हो वो अपना दावा सिद्ध करे, अपना टैलेंट सिद्ध करे और सिद्ध करके वो 15 सीटों पे अपना कब्जा जमा ले। भाई हमको 15 तो हमने अपने दान में दे दिया, भाई हमको दान पुण्य का काम भी तो करना है। तो उसने कहा ठीक है भैया 85 हमने रख ली, अगर आप मानते हो तो 100 में से भैया हमने 85 रुपया अपने भले के रख दिया, 15 रुपए का हमने दान पुण्य कर दिया। राइट, 15 रुपए का हमने क्या किया, दान पुण्य कर लिया, उसने कुछ पुण्य भी कमा लिया। ये है समझ में आया बेटा। अब इसका मतलब यही कारण है कि दो वो बनती है, एक स्टेट रैंक बनती है और एक क्या बनती है, ऑल इंडिया कोटा से। तो 15% में इस 15% सीट के लिए दावेदारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। इस 15% के लिए इसमें दावेदारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। इस 15% में वो सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंडियन होगा वो भी इन्वॉल्व हो जाए, फॉरेनर होगा वो भी इन्वॉल्व हो जाए, फॉरेनर्स की भी सुरक्षा दे सकते, ठीक है। बताइए क्लियर हुआ ना। तो ये जो 15% कोटे में जो है सभी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश के 85% कोटे पे उस प्रदेश की होती है कि प्रदेश की सीटें भरती है, ठीक है। क्लियर हुआ ना। ये 15% ऑल इंडिया कोटा का मतलब समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, कि 15% ऑल इंडिया कोटा का मतलब होता क्या है, ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को, क्लियर हो गया अच्छी तरह से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा आप लोगों के मन में, ठीक है ना। क्योंकि भाई हम लोग जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका हमको ABCD तो आना चाहिए कि भाई हम लोग ABCD कैसे फाइट करेंगे, कैसे काम करेंगे। दूसरी बात, बहुत से लोगों ने तुमने पढ़ा मैं नीट में पास हो गया, कुछ दिन बाद देखते अरे ये तो मोहल्ले में टहलता नजर आ रहा मुझे। नीट में पास होना एक अलग है टॉपिक, और नीट के द्वारा कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाना एक अलग टॉपिक। जैसे अगर आप मान लें 650 नंबर में आपको कॉलेज मिले, लगभग 180 नंबर वाला पास माना गया। सही कह रहा हूं मैं, कैसे कह रहा हूं, 180 नंबर वाला पास माना गया है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ नीट में पास नहीं होना है, आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस लेना है, ठीक, ओके, ठीक है। अब नीट के थ्रू किस तरह के कॉलेज में एडमिशंस होते हैं कुछ आइडिया है? देखो
बहुत से ऐसे डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज हैं जो आपको मालूम हो, कुछ यूनिवर्सिटी में भी मेडिकल सीटें हैं, और एक तीसरी टाइप का एक वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? हाँ, क्या क्या चीज? डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है बताएंगे? डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है बताएं? एक जो होती है एक कॉलेज जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस से चल रही है, बहुत सी चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग से चल रही है, और एक जो उनके फंडिंग से नहीं चल रही है, उनके सपोर्ट मार्ग से चल रही है। भाई मेडिकल का अपना टर्मिनोलॉजी है, अपना गाइडलाइंस है गवर्नमेंट। ऐसे प्राइवेट लोग जो उस गाइडेंस को फॉलो करते अपनी यूनिवर्सिटी को रन करा रहे हैं, उसका मालिक जो है वो कोई एक प्राइवेट व्यक्ति है, लेकिन नॉर्म्स तो सारे गवर्नमेंट को उसको फॉलो करने पड़ते। ऐसी यूनिवर्सिटी को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है ना मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि उसका मतलब क्या है। आज आई होप कि आप लोगों को इस बात को भी क्लियर हो गया होगा कि उसका मतलब क्या होता है। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अच्छी तरह समझ में आई मेरी बात कि नहीं समझ में आई? ठीक है, ओके। और क्या इसमें रिलेटेड आप लोगों को कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज हो आप लोग अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। हमने ना आपको पूरा इंट्रो दिया, बोलिए और कोई कंफ्यूजन? लगभग हमने सारे मुद्दों को उनको टच किया जिसपे हम लोगों को बेसिकली मिलती है। अच्छा, मुझे एक और भी मैं बात करना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करें इनसे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, बताइए। मेडिकल कॉलेज के जो कोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आप लोग बोल रहे हैं, मैं लिखता जा रहा हूं MBBS। एक बच्चे ने बोला सर BDS। भाई कोर्सेज की भी तो जानकारी हो ना लोग का। एक MBBS होता है, एक क्या होता है? BDS। और क्या होता है? आपने सब बोलोगे बच्चे का सर BHMS भी हमने सुना, और क्या सुना था? और क्या सुना? BUMS। और क्या सुना? बताओ। पिछले 3 और भी है, ठीक है ना? बस जितना हम लोग मालूम पहले तक ये फॉर्मेट, ये जो होते हैं इसमें और भी होते हैं, अभी नाम लिखा देंगे, हमने एक चैप्टर डाल दिया इसीलिए। ये आयुष मंत्रालय के अंदर क्या आते हैं? किसके अंदर आते हैं? वही चीजें हम बात करना चाहते हैं। देखो हम लोग वही चीजें, देखो सारी चीजों में मैं एक एक करके पूरी बात आप लोग कहेंगे कि उस चीजें, ठीक है ना भाई? ओके भाई, देखिए अभी हम लोग बात करेंगे इनकी वेबसाइटों की भी बात करेंगे, किन किन वेबसाइटों से हम लोग इनकी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, किन किन चीजों से हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, इसकी भी बात हम लोग कर रहे होंगे। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? बताएं, आगे हम लोग उसको प्रोसीड करें।